Assalamualaikum dear students. Genotypic mechanisms of sex determination in human rat, Drosophila bees, wasp and silkworms. ये इंतहाई शानदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें आप जानदारों के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम से हटकर सेक्स डिटर्मिनेशन के चंद अजीबो गरीब मैकेनिज्म्स भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड फर्स्ट वन, ड्रोसोफिला। In Drosophila, sex not always determined by the chromosome. इसमें सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमिन नहीं किया जाता। ज़रूरी नहीं कि आप क्रोमोसोम से डिटरमिन करें। वैसे तो क्रोमोसोम की मदद से सेक्स को ज़रूर डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन स्टर्वेंट डिस्कवर द इन्फ्लुएंस ऑन सेक्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर जीन। यहाँ पर ये एक बात याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मर जीन होती है जो ड्रोसोफिला के ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती है। ट्रांसफॉर्मर जीन एक रिसेसिव जीन होती है। इसे डिस्कवर करने में स्टूडेंट का मेजर रोल है। When present in the homozygous condition, it can transform an individual with two एक्स क्रोमोसोम। जब किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मर जीन पाई जाती होगी तो फिर ये दो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफॉर्म करती है और इस जीन को हम TRA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये होमोलोगस पेयर्स की कंडीशन में एग्जिस्ट करती है तो फिर ये इंडिविजुअल के अंदर एक्स क्रोमोसोम को ट्रांसफॉर्म करती है। दैट वुड अदरवाइज बी अ फीमेल। तो याद रखिए, अगर ये जीन जो TRA है, ये ट्रांसफॉर्मर जीन है, पेयर्स की शक्ल में होमोलोगस कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जाती है तो बनने वाला इंडिविजुअल मेल होगा। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाती तो फिर ये फीमेल होगी। जो मेल बनेगा इनटू अ फिनोटिपिक स्टेराइल मेल, वो अमूमन शक्ल के लिहाज से तो स्टेराइल मेल होगा। जी, नेक्स्ट, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। ये एक इंसानी बीमारी है और ये तकरीबन सेक्स क्रोमोसोम्स की बिहाफ पर होती है। ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से होती है। जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन की एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन है वो TFM से रिप्रेजेंट की जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इन द कंडीशन नॉन एज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, इंडिविजुअल हैज़ XY क्रोमोसोम्स बट इज़ फिनोटिपिकली फीमेल। ये ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान में X और Y क्रोमोसोम दोनों होंगे लेकिन फिनोटिपिकली फीमेल होगा। फीमेल क्या होता है? Which in males makes the target tissues insensitive to androgen hormone. No, the issue is that कि जहाँ पर ये TFM जीन जो कि डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन है जिन मेल्स में होगी, टारगेट टिश्यूज़ को एंड्रोजन हार्मोन्स के लिए इनसेंसिटिव कर देगी। जो ही एंड्रोजन हार्मोन्स टारगेट सेलों के लिए इनसेंसिटिव होंगे, साइक्लिक AMP इज लैकिंग इन द सेल्स, तो ऐसे तमाम सेल साइक्लिक AMP पैदा नहीं कर सकते। टारगेट टिश्यूज़ कैन नॉट रेस्पॉन्स टू एंड्रोजन, तो टारगेट टिश्यूज़ भी एंड्रोजन के खिलाफ रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर फिनोटाइप इज़ फीमेल, तो जो फिनोटाइप बनेगी वो फीमेल होगी। नो, अब होना तो ये चाहिए था इसमें कि एंड्रोजन रेस्पॉन्ड करे, नॉर्मली एंड्रोजन रेस्पॉन्ड करे। जब एंड्रोजन रेस्पॉन्स करेगी तो मेलनेस डेवलप करती है। अब चूँकि टारगेट सेलों को एंड्रोजन रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, लिहाजा साइक्लिक AMP की डेफिशिएंसी है। साइक्लिक AMP की डेफिशिएंसी होगी तो फिर इंडिविजुअल में मेलनेस डेवलप नहीं करती बल्कि फीमेल ही रहेगा। तभी इसे टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन कहा जाता है। Higher risk in family which has been having an excess of girls for many generations. तो हायर रिस्क उन तमाम फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा है जिनकी गर्ल्स में ऐसी जीन्स होती हैं और ये नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। अ वीमन विद कैरियर ऑफ द जीन वुड बी नॉर्मल। हाँ, एक औरत जिसमें TFM की जीन होगी वो नॉर्मल रहेगी, बट 1/2 ऑफ हर चिल्ड्रन हैविंग XY क्रोमोसोम्स विल बिकम एंड्रोजन इनसेंसिटिव फीमेल्स। लेकिन ऐसी ह्यूमन वीमन जो TFM जीन की कैरियर है उसके आधे बच्चों में ये TFM जीन्स शिफ्ट होगी तो आधे बच्चे फीमेल नेस का शिकार होंगे, यानी आधे बच्चे एंड्रोजन इनसेंसिटिव फीमेल्स होंगे। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन इनमें
पाई जाती होगी। सो द रिजल्ट इज दैट पेडिग्री इज इम्पॉर्टेंट, यानी जेनेटिक्स यहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंट है। अगर कैरियर मदर है तो उसके आते बच्चे बिजी हो सकते हैं। नो, यहाँ रैट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन मेंशन किया गया है। डोमिनेंट जीन इंड्यूसेस मेल स्टेरिलिटी। अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए उनमें डोमिनेंट जीन्स होंगी, मेल पैदा होंगे लेकिन मेल स्टेराइल होते हैं। सो द जीन हैज़ नो इफेक्ट इन फीमेल्स, ऐसे जीन का फीमेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है इन मेल्स। एंड एक्सेस ऑफ साइक्लिक AMP इज प्रोड्यूस, तो मेल्स में अमूमन ज़रूरत से ज़्यादा AMP पैदा होती है दैट इंटरफेयर्स विद नॉर्मल स्टिमुलेटिंग फंक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो साइक्लिक AMP गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के साथ इंटरफेयर करती है, इन्हें छेड़ती है, इन्हें डिस्टर्ब करती है, जिस वजह से इनहिबिशन ऑफ माइटोसिस इन स्पर्मेटोगोनियल सेल लीड्स टू नो production of spermatocytes and sperms and sterility results। तो याद रखिए मेल्स में जब एक्सेस ऑफ साइक्लिक AMP होगी, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, तो स्पर्मेटोगोनियल सेलों में माइटोसिस नहीं होगी, स्पर्मेटोसाइट नहीं पैदा होंगे, स्पर्म पैदा नहीं होंगे। स्पर्म की कमी की वजह से मेल में स्टेरिलिटी पाई जाती है। यहाँ एक नुकता आप और भी नोट करते चले जाएं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स फंक्शन के लिहाज से दे आर इंड्यूसर्स ऑफ सेल डिवीजन इन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। इनका काम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन को बढ़ाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म पैदा हो सकें। लेकिन अब क्या है कि साइक्लिक AMP ज़्यादा पैदा हो गई है और उसने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को डिस्टर्ब किया है, उनका लेवल डाउन कर दिया है। जब डाउन हुआ तो फिर डेफिनेटली स्पर्म और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, माइटोसिस स्टॉप कर जाएगी जी। बीज और वैस्प के अंदर हम ये मैकेनिज्म भी मेंशन करते हैं। इन बीज एंड वैस्प बिलोंगिंग टू द हिमेनोप्टेरा फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस डिप्लॉयड मेल्स। तो ये एक ऑर्डर है हिमेनोप्टेरा, बीज और वैस्प का ऑर्डर होता है। इसमें फर्टिलाइज्ड एग से अमूमन डिप्लॉयड मेल्स पैदा होते हैं, वाइल अनफर्टिलाइज्ड एग डिवाइड पार्थिनोजेनेटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेल्स। लेकिन कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग भी रह जाते हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होगी, तो वो तमाम अनफर्टिलाइज्ड एग हैप्लॉइड मेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। हाँ, जब एग बनता है तो मियोसिस तो ज़रूर होती है, बट द मेल बीज प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। इशू ये है कि मेल्स ने माइटोसिस के ज़रिए स्पर्म पैदा करने होते हैं। द क्वीन बी यूजेस दिस स्पर्म टू प्रोड्यूस फीमेल्स। तो क्वीन बी अमूमन स्पर्म को इस्तेमाल करके फीमेल्स पैदा करती है, वेयर एज हर अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू हैप्लॉइड मेल्स। तो जो क्वीन के अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाते हैं वो सारे के सारे थ्रू पार्थिनोजेनेसिस हैप्लॉइड मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So, sex determination in Hymenoptera is based on haploidy and diploidy। तो हम कह सकते हैं ये हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी पे डिपेंड करता है। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रह गए हैं तो हैप्लॉइड बनेंगे, इट्स एन हैप्लॉइडी, हैप्लॉइड मेल्स बनते हैं। अगर एग और स्पर्म फर्टिलाइज कर गए हैं, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होगी, तो डिप्लॉइड इंडिविजुअल फीमेल्स होंगे। स्टडीज ऑन वैस्प ब्रैकन हैबिटर बाय व्हाइटिंग। तो ये स्टडी स्पेशली वैस्प ब्रैकन के ऊपर की गई है जो मिस्टर व्हाइटनिंग ने की थी। और जीन कॉल्ड एक्स डिटरमिनेंट सेक्स, एक जीन होती है जिसे एक्स डिटरमिनेंट सेक्स कहा जाता है। 9 alleles ऑफ दिस जीन डेसिग्नेटेड एज XA, XB, XC, XD, XE, XF, XI, XT, XH। तो ये इसी तरह से 9 एक्स से रिलेटेड 9 alleles यूज होती हैं। अ वैस्प दैट गेट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एनी 2 different alleles such as XA and XB or XA and XC become female। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखिए, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। वैस्प के अंदर अगर डिफरेंट अलील्स का कम्बिनेशन इकट्ठा हो जाए, डिफरेंट अलील्स का कम्बिनेशन आ जाए तो फीमेल इंडिविजुअल होगा। फॉर एग्जांपल XA और XB 2 डिफरेंट अलील्स आ रही हैं, इन 2 डिफरेंट अलील्स का ताल्लुक एक जीन से है जिसे हमने एक्स डिटरमिनेंट सेक्स कहा है, ओके। हाँ, बट व्हेन अ सिंगल allele is present in the haploid condition such as XA, XB, XC, जब कभी कोई एक सिंगल allele होगी, जैसा कि XA आ गई है,
या एक्स बी आ जाती है या एक्स सी आ जाती है इन अ होमोजाइगस कंडीशन सच एज एक्स ए बटा एक्स ए एक्स बी बटा एक्स बी द वैस्प बिकम्स अ मेल, तो वैस्प मेल होगा। इन सिंपल सेंस वैस्प के सेक्स डिटर्मिनेशन में जो एक्स डिटर्मिनेंट सेक्स है, इसकी टोटल 9 अलील्स हैं। अगर डिफरेंट अलील्स आ गई हैं, डिफरेंट अलील का कम्बिनेशन बन गया तो फीमेल बनेगी। अगर होमोजाइगस कंडीशन में सिमिलर अलील्स का डिप्लॉयड कंडीशन एग्जिस्ट कर गई है तो मेल बनेगा। बस इतनी सादा सी बात है। लेट्स से बीज और वेस्ट के अंदर अगेन बात मेंशन की गई है बिकॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट अलील इज लार्ज, क्योंकि हमने जान लिया कि मुख्तलिफ अलील्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो 9 तक हैं। मोस्ट मेटिंग्स टेक्स प्लेस बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स एंड homozygous condition is rarely obtained। तो हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में अमूमन 20 या वैस्प अनरिलेटेड इंडिविजुअल आपस में मेट कर जाते हैं। उनकी होमोजाइगस कंडीशन में यूजली अनरिलेटेड अलील्स होती हैं। अगर होमोजाइगस कंडीशंस मिले तो वो रेयर मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स आपस में मेट कर रही हैं। रिलेटेड तो बहुत कम करते हैं, जब रिलेटेड बहुत कम करती है होमोजाइगस बहुत कम है। जितना होमोजाइगस कम है मेलनेस कम है, क्योंकि अनरिलेटेड ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो फीमेल ज़्यादा पैदा होती हैं। द डिप्लॉयड देयरफॉर बिकम फीमेल्स। यही वजह है कि जब अनरिलेटेड ज़्यादा इंडिविजुअल आपस में क्रॉस करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो फिर उसमें अनरिलेटेड डिफरेंट तरह के अलील्स के कम्बिनेशन इकट्ठे हो रहे हैं तो फीमेल ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। नो कंक्लूजन इज दैट ओनली क्रोमोसोम डू नॉट प्ले अ रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सिर्फ क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल अदा नहीं करते, पर सम जीन्स में आल्सो भी इम्पोर्टेंट इन दिस रेगर्ड। तो कुछ जीन्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि हमने वैस्प की सूरत में एक्स डिटरमिनेंट सेक्स जीन को मेंशन किया है जिसके 9 अलील्स हैं। तो TFM टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन में हमने उसे मेंशन किया है। ओके, अब हम सी वर्म के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो सी वर्म लिया गया है दैट इज़ बुनेलिया, दैट इज़ सेक्सुअली डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। ये साख्त के लिहाज से ज़रा डिसिमिलर होता है। मेल की जो बॉडी फॉर्म है अलग होती है और फीमेल्स की अलग होती है। फीमेल इज़ लार्ज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फीमेल का साइज़ बड़ा है, 10 सेंटीमीटर करीब लेंथ होती है। मेल इज़ ओनली 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ये आप याद रखिए कि मेल जो है वो बहुत छोटा है और 3 मिलीमीटर लंबाई होती है। लिव्स पैरासिटिकली इनसाइड द क्लोएका ऑफ द फीमेल। फीमेल के क्लोएका में उसी फीमेल का मेल इंडिविजुअल अपना साइज़ छोटा होने की वजह से फीमेल के क्लोएका के अंदर ही रहता है और पैरासिटिकली रहता है, यहाँ से ही रोटी पानी का बंदोबस्त कर लेता है। The egg on fertilization produces a free swimming larva. It's an important। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फ्री स्विमिंग लार्वा भी पैदा हो जाता है। इफ़ देयर आर नो फीमेल्स अराउंड, अगर इर्द गिर्द कोई फीमेल इंडिविजुअल ना हो, द लार्वी सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द सी, तो फिर ये लार्वा समंदर की तह पे चला जाता है एंड डेवलप इनटू फीमेल्स, उससे फीमेल डेवलप कर जाती हैं। तो मज़ीद मेंशन किया गया है बट इफ़ मैच्योर फीमेल्स आर अवेलेबल, अगर लार्वा को मैच्योर फीमेल्स मिल जाती हैं, लार्वा अटैचेस इटसेल्फ टू इट्स प्रोबोसिस, तो लार्वा प्रोबोसिस के साथ अटैच हो जाता है। ग्रोज बाय ड्राइंग नरिशमेंट फ्रॉम द फीमेल्स, तो फीमेल से खुराक हासिल कर कर करके प्रोबोसिस के साथ अटैच होके ग्रो करता रहता है और एक मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन इट माइग्रेट्स डाउन द प्रोबोसिस टू रिजाइड इन द क्लोएका ऑफ द फीमेल, फिर प्रोबोसिस से क्लोएका में आता है, वहाँ रिहाइश इख्तियार करता है और वहाँ से फिर बॉडी से बाहर रिमूव भी हो जाता है। रिमूव from the proboscis and made to live away from the females. It's an important कि प्रोबोसिस से बाहर निकलना और फीमेल से ज़रा दूर जाके रहना। ग्रोइंग लार्वी डेवलप्स इनटू इंटरसेक्सेस, तो ऐसा लार्वा ना फीमेल होगा ना मेल होगा बल्कि इंटरसेक्स होता है, एक तरह का खाजासरा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। इंडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेलनेस ड्यू टू एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द प्रोबोसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेलनेस की डेवलपमेंट उसी वक्त होगी जब प्रोबोसिस से
फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म को इंडक्ट किया जाएगा, उसे प्रोबोसिस अटैच करवा के ग्रो किया जाएगा और बाद में लार्वे को एक्सक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर डाइनोफिलस एक और तरह का सी वर्म है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। ये मेरीन एनिलिड है। बहरहाल देखते हैं इसे। फीमेल वर्म इज मच लार्जर दैन द मेल, एग्स आर ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस। इनके भी एग 2 मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। लार्ज एग्स ऑन फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू फीमेल, स्मॉल वंस इनटू मेल्स। इट्स एन इम्पोर्टेंट, जो बड़े साइज़ के एग होते हैं फर्टिलाइजेशन करके फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि इसके छोटे साइज़ के एग फर्टिलाइजेशन करके मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर एग का साइज डिटरमिन करेगा कि सेक्स कौन सा होना है, इंडिविजुअल में किस तरह का होना है। अगर लार्ज साइज एग फर्टिलाइज हो रहा है तो वो फीमेल है, अगर स्मॉल साइज एग फर्टिलाइज हो रहा है डायरेक्टली उससे मेल होता है। नो सेक्स क्रोमोसोम इन डायनोफाइलस, it appears that the quantity of egg cytoplasm determines sex। इसमें तो कोई सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, सेक्स क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ एग का साइटोप्लाज्म का साइज डिटरमिन कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म डिटरमिन कर रही है कि मेल होनी है या फीमेल होनी है। अगर क्वांटिटी ऑफ एग साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो फीमेल है, क्वांटिटी ऑफ एग साइटोप्लाज्म थोड़ी है तो फिर उससे मेल डेवलप कर जाता है। इसी तरह से एक और मेरीन एनिलिड मेंशन किया गया है, ऑफ्रियोट्रोका। द नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। ऑफ्रियोट्रोका में नंबर ऑफ सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल उस वक्त होगा इफ़ देयर आर 15 to 20 सेगमेंट्स इन द बॉडी। अगर इंडिविजुअल के बॉडी में 15 से 20 सेगमेंट हो तो मेल होगा। अगर 15 से 20 सेगमेंट से ज़्यादा सेगमेंट होते हैं तो फिर यानी 20 से ज़्यादा सेगमेंट होंगे फिर फीमेल होती है। इट इज़ फीमेल इफ़ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स और मोर। 20 से ज़्यादा हो गए, बढ़ गए हैं तो फिर ये फीमेल होती है। इफ सम सेगमेंट्स विच कंटेन द जेनिटल रीजन्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ फीमेल, इट्स एन इम्पॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गया है कि ऐसा ऑफ्रियोट्रोका इंडिविजुअल, स्पेशली फीमेल इंडिविजुअल जिस पर जेनिटल रीजन्स दिए गए हैं, अगर कट कर दिए जाएँ, फीमेल की बॉडी से जेनिटल रीजन्स कट कर दिए जाएं, इट डेवलप्स अ टेस्टिस एंड बिकम्स अ मेल। तो ऐसी फीमेल अपने टेस्टिस डेवलप करेगी और फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो जाती है। बस क्या करना है, फीमेल इंडिविजुअल के जेनिटल रीजन्स को काट देना है। जैसे ही जेनिटल रीजन्स कटेंगे टेस्टिस बनेंगे और फीमेल नहीं रहेगी, वो एक मेल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर भी आप गौर करें, 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, अगर तादाद एक इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, कट लग जाए तो वो बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी कोई सेक्स क्रोमोसोम का अमल दखल नहीं है जी। अब यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। किस तरह से? इन वन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग सेक्सुअल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। देयर इज XY chromosomal mechanism and in waters at normal temperatures male and female offspring are produced in the ratio 1:1. It's an important. However, if the temperature of water is maintained at 90 Fahrenheit, only males are produced. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉग में X और Y क्रोमोसोम फ्रॉग के लार्वे के अंदर पाए जाते हैं। जिस वाटर में फ्रॉग का लार्वा है, अगर टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो मेल भी पैदा होंगे, फीमेल भी पैदा होंगे और इक्वल चांसेस के साथ पैदा होते हैं। हाफ ऑफ स्प्रिंग मेल होगी और हाफ ऑफ स्प्रिंग इसमें फीमेल होगी, तभी रेशो 1:1 की आती है। लेकिन अगर आप इसी लार्वा का वाटर टेम्परेचर 90 फ़ारेनहाइट कर दें, फीमेल कोई भी नहीं पैदा होगी, सारे के सारे मेल्स पैदा होंगे जी, 100% श्योरिटी मेल्स पैदा होते हैं। अब आप इसमें देखें कि एक्सटर्नल टेम्परेचर फ्रॉग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहा है। अगर वाटर टेम्परेचर नॉर्मल है तो हाफ मेल्स हाफ फीमेल्स। अगर नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ गया तो फिर ओनली मेल्स पैदा होंगे, फीमेल्स पैदा नहीं हो पाते हैं। Let's say conclusion is here. Environmental factors may also play an important role in sex determination of organisms. Thank you for watching Hussain Lecture. सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए।